अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ 9 नवंबर को सवाबी जलसे में एहतजाजी तहरीक का हतमी लाएअमल देने जा रही थी, मगर जलसे में हतमी तारीख और लाएअमल का ऐलान नहीं किया गया और मामला फिर इमरान खान पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद आज खुद इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो इसी हफ्ते ही एहतजाज की फाइनल कॉल का ऐलान करेंगे और इस एहतजाज से लोग तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। जबकि इससे पहले 9 नवंबर को सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुरी ऐलान कर चुके हैं कि इमरान खान की कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान को रिहा न करा लें, चाहे जान चली जाए, इमरान खान की रिहाई से पहले वापस नहीं आएंगे। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी, हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। हाथ उठा के हल्फ दो कि हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूँ कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। और हम ये करते हैं कि जब तक हमने तकब्बुर के पहाड़ को ना तोड़ा, हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। अली अमीन गंडापुर के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अली अमीन गंडापुर के ऐलानात से भड़के हैं और वो इमरान खान की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ हैं। एक दो के अलावा पीटीआई की पूरी लीडरशिप में से कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज़ है। अब एक तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई हतमी एहतजाज करने जा रही है और इसी हफ्ते इमरान खान तारीख देने का कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम केस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी भी मुल्जिम नामजद हैं। ये अहम केस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है, जिसमें प्रोसिक्यूशन यानी नैब शवाहिद और गवाह पेश कर चुकी है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला तमाम गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर चुके हैं और अब उन्हें 342 का बयान रिकॉर्ड कराना है, जिसके लिए इमरान खान और बुशरा बीबी को 79 सवालात फराहम कर दिए गए हैं और अब अगली समाअत 13 नवंबर को होनी है। और अहम बात यह भी है कि इमरान खान के दीगर अहम केसेस के बरक्स इस केस में प्रोसिक्यूशन और अदालत का रवैया और तरीक़ाकार काफ़ी मुख्तलिफ और बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिन 3 केसेस में इमरान खान को सज़ा हुई थी, यानी तोशाखाना केस, इद्दत केस और साइफर केस में अदालतें इंतहाई तेज़ी में नजर आईं। जजेस बहुत ज़्यादा दबाव में नजर आए और उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन से कुछ दिन पहले जल्दी लंबी समातें करके तीनों केसेस के ट्रायल मुकम्मल कर लिए और इस दौरान मुल्जिमान के हक़ के दिफा को ख़त्म कर दिया। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए और यूँ इमरान खान और शरीक मुल्जिमान को सज़ा सुना दी गई। और इसी वजह से ट्रायल के तरीक़ाकार पर ही नहीं बल्कि फ़ैसलों पर भी कड़ी तनकीद हुई, संजीदा कानूनी सवालात उठाए गए और फिर जब आला अदालतों में ये फ़ैसले चैलेंज हुए तो वहाँ ये तीनों फ़ैसले टिक ही नहीं पाए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि साइफर और इद्दत केस के फ़ैसले ख़त्म हो चुके हैं, मुल्जिमान की बरियत हो चुकी है, जबकि तोशाखाना केस 1 का फ़ैसला मुअत्तिल है। मगर आम बात यह कि 190 मिलियन पाउंड केस इन तीनों केसेस से मुख्तलिफ तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ ना जज ट्रायल में तेज़ी दिखा रहे हैं और ना प्रोसिक्यूशन उजलत में नज़र आ रही है, बल्कि खुद पीटीआई के वकला ताख़ीरी हरबे अख्तियार करते रहे हैं। यहाँ तक कि बुशरा बीबी के वकील की जानिब से नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल करने में 38 समातें और 3 महीने का वक्त लगा, जबकि मजमूई तौर पर रेफरेंस दायर हुए 1 साल होने वाला है। मगर अब केस आखिरी मरहले में आगे बढ़ रहा है और आज एक बार फिर जब अडियाला जेल में समाअत हुई तो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल के कमरा अदालत में मौजूद थे। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने जज से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए, तो जज ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिमान अदालत में मौजूद हैं, उनके 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएँ। तो फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, इसके लिए हमें वक्त दरकार है। 342 के बयान के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए। तो इसके बाद अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अब देखना यह है कि 13 नवंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी 342 के सवालनामे का जवाब देते हैं या नहीं। इस वजह से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर इमरान खान ने भी बात की, उनके हवाले से भी बताइएगा। और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस, या कहा जा सकता है कि अब ये बिल्कुल हतमी मरहला है, यहाँ जवाब होगा, 342 का बयान होगा और फिर उसके बाद फैसला आएगा। शाहजेब साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो लीगल टीम है, उनके मुख्तलिफ जो ताख़ीरी हरबे हैं, इसके बावजूद जो आखिरी गवाह पे 35-37 समातें हुई है,
इसके बावजूद जो अदालत ने इस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो ट्रायल है जिस तरह चलाया है, बड़ा स्मूथली चला है और उन्होंने बानी पीटीआई के वकला को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि इमरान खान ने बजाते खुद 2-3 मरतबा इस ट्रायल कोर्ट पर एतमाद का इजहार किया है। अब चूंकि ये 190 मिलियन जो पाउंड रेफरेंस है, ये अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और नैब ने गवाहान की हद तक अपनी प्रोसिक्यूशन क्लोज कर दी है। अब मुल्जमान का सिर्फ 342 का बयान रहता है और उसमें अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को करीबन 79 सवालात दिए हैं और 14 सफ़हात पर ये मुश्तमिल है, ये दोनों सवालनामे। तो आज उनको टाइम दिया गया था कि इसका जवाब दें, लेकिन आज उनके वकला ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इस केस में दोनों मुल्ज़मान की जो बरियत की दरखास्तें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि पहले वो बरियत की दरखास्त सुनी जाए, उसके बाद जो 342 का बयान है वो हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए भी 14 दिन का हमें वक्त दिया जाए। उस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो हमें मौसूल नहीं हुआ है और उन्होंने बल्कि इमरान खान के वकला को भी कहा कि अगर आपके पास तस्दीक शुदा कॉपी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर की तो वो हमें दे दें, हमें इस तरह के कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं। दूसरा, उन्होंने 14 दिन का वक्त मांगा था, उसमें भी अदालत ने कहा कि इतना वक्त हम नहीं दे सकते क्योंकि सवालनामा भी दिया गया है, आप तैयारी करें और इसका जो 342 का बयान है वो अदालत में जमा कराएं और अगर आपके पास कोई शवाहिद है, गवाह आप पेश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको पूरा मौका हम दे रहे हैं। जहां तक आपने बात की है इमरान खान की गुफ्तगू के हवाले से, स्वाबी का जो जलसा है इस हवाले से इमरान खान बहुत ज्यादा मायूस लग रहे थे आज, और जब वो गुफ्तगू के लिए आए सहाफियों की तरफ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही हमने अक्स किया कि वो डिसअपॉइंट है, जो भी स्वाबी जलसे में कहा गया या जो बताया गया या जो उसके मुतालिक जो प्लानिंग की गई थी उस पर अमल नहीं हुआ। ये उनकी जब वो गुफ्तगू के लिए आए तो शुरू में ही हमने ये अक्स किया कि क्योंकि उन्होंने जो 5-6 मिनट अपनी गुफ्तगू की, जो उन्होंने केसेस पे बात की या जो उन्होंने एहतजाज के हवाले से बात की, उसमें कहीं पर भी उन्होंने स्वाबी जलसे का जिक्र ही नहीं किया और उन्होंने शुरू में ही कहा कि मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, मैं अब तारीख देने लगा हूं एहतजाजी फाइनल एहतजाजी कॉल। उसके बाद वो थोड़ा सा रुके और थोड़ा सोचा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसी हफ्ते जो है इसका ऐलान करूंगा। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि जो स्वाबी का जलसा है, आपने जो कि 9 नंबर से पहले जो 2-4 समातें हुई है उसमें आपने मुसलसल स्वाबी जलसे का जिक्र किया और उसमें आपने ये भी बताया कि हम इसमें जो है लाएमल देंगे, ये फाइनल राउंड होगा हमारा, और आपने पार्टी लीडरशिप को भी हिदायत दी और बाकायदा आपने ये कहा कि अगर पार्टी लीडरशिप एहतजाज के लिए नहीं निकलेगी तो उनकी उस लीडर की, उस MNA या MPA की पार्टी में कोई जगह नहीं होगी, और आपने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि स्वाबी जलसे में हम आइंदा का लाएमल देंगे और तारीख का ऐलान भी करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि, और अच्छा, उनसे ये भी कहा गया कि आप इस जलसे के मुतालिक के बहुत सी बातें हो रही है, वर्कर्स आपके मायूस हो गए हैं, सोशल मीडिया पे एक बहस चल पड़ी है, आपकी जो लीडरशिप है बाहर उनसे मुतालिक सवालात किए जा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि लीडरशिप के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि जाहिर है वो लीडरशिप के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हिकमत अमली अपनाई गई है ये ठीक है, लेकिन अब मैं फैसला करूंगा। और उन्होंने जो बाहर उनकी पीटीआई की लीडरशिप है उन्होंने उनसे ये इख्तियार गालिबन वापस ले लिया, क्योंकि जो उनको बताया गया था, जो प्लान दिया गया था, उसका ना जिक्र हुआ ना उस पर अमल हुआ। अब इमरान खान ने कहा कि मैं खुद ऐलान करूंगा, जो फाइनल कॉल देंगे हम एहतजाज की, इसकी मैं इस बारे में मैं फैसला करूंगा। अच्छा, आपको याद होगा कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है उनकी एहतजाज के हवाले से, जब 28 सितंबर का एहतजाज हुआ उस पर उन्होंने अपने कंसर्न शो किए, बल्कि आजम खान स्वाति जब उनसे मिलने आए उसके बाद तो उन्होंने सरजनिश की कि किसने कॉल आप किया एहतजाज, आप बुरहान इंटरचेंज से क्यों जो है रैली वापस गई। उसके बाद जो 5 अक्टूबर का जो एहतजाज था वो भी एक ड्रामाई अंदाज में खत्म हुआ, उस पर भी उन्होंने कंसर्न शो किए। आज जब बैरिस्टर गौहर खान और जो अपना बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, जब उन्होंने उनको ब्रीफ किया स्वाबी जलसे से मुतल्लिक,
तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया, क्योंकि वो जरा डिस्टेंस पे है उनका फैमिली कॉर्नर, तो उनकी जो आपस की गुफ्तगू है वो हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि जी इमरान खान ने बड़ा मायूसी का इजहार किया है, और अब उन्होंने ये भी बताया कि जब वो आपकी तरफ गुफ्तगू के लिए आए तो आपने खुद भी देखा कि उन्होंने इससे मुतल्लिक कोई बात नहीं की। लिहाजा इमरान खान जो 9 नवंबर का जलसा है इस पर बड़े डिसअपॉइंट लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं इस बारे में खुद फैसला करूंगा। बहुत शुक्रिया। आप तहरीक इंसाफ क्या अलग करने जा रही है कि जिसमें इमरान खान साहब को छुड़ा कर ही, रिहा करा कर ही वो बाहर वापस आने का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर नुमा। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर सवाबी जलसा में भी उम्मीद थी और तहरीक इंसाफ कह रही थी कि बहुत बड़ा क्राउड आएगा। सलमान अकबर साहब कह रहे थे कि अवाम निकलें, अब अवाम को खुद निकलना पड़ेगा। साथ में मरवत साहब कह रहे थे कि अब इस्लामाबाद में धरना देना पड़ेगा 2-3 लाख लोगों के साथ, मगर उसमें भी ऐसा लगा कि सिर्फ एक जलसा हुआ, अब आगे तारीख की बात हो रही है। ऐसा क्या कर लेंगे कि इमरान खान साहब को रिहा करा लेंगे? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी स्वाबी में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उतनी बड़ी थी जितना जब खान साहब होते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब की गैर मौजूदगी में और गू ना गू की इस सूरत हाल में काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी। हालांकि पंजाब साइड पे रोक इस बार भी थी। जो ये जलसा था इसमें कारकुन और सब कौम और अवाम इंतज़ार में थे कि आगे का लाएमल क्या होगा। तो ये जो गंडापुर साहब ने बताया है, इस महीने शायद इमरान खान साहब कोई बड़ी हतमी कॉल उनकी तरफ से आए। वो कॉल जब आएगी इंशाल्लाह फिर सब निकलेंगे। ये कफन वगैरह की बात का मकसद सिर्फ कमिटमेंट का है जो गंडापुर साहब ने की है। बाकी पुरअमन सियासी तहरीक है, और पुरअमन सियासी तहरीक में आप धरना भी होता है, जलसा भी होता है, जुलूस भी होता है। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या ऐसा कर लेंगे, देखिए पॉलिटिकल मूवमेंट में आप अपनी कोशिश करते हैं, आप हतमी तो कुछ नहीं कह सकते। आप क्या कर लेंगे, एक बड़ा एक शो हो, एक गैदरिंग हो, किसी खास जगह पे हो। अब मुझे नहीं पता खान साहब का प्लान क्या है। खान साहब कह रहे हैं जलसा नहीं होगा में करना। खान साहब तो कह रहे हैं जलसा नहीं होगा। अगर जलसा नहीं होगा तो क्या फिर धरना होगा? होगा तो कहाँ होगा? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब वहां से निकलेंगे तो जाहिर है हुकूमत के क्रैकडाउन का सामना होगा। इंपैक्ट कैसे डालेंगे कि हुकूमत इस बात पर राजी हो कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए? देखिए खान साहब के ज़हन में लाजमन कुछ होगा, और मेरे ख्याल में मैं सिर्फ राय दे सकता हूँ क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डी चौक एक ऑप्शन हो सकता है पूरे मुल्क में वो कॉल दें, मुख्तलिफ शहरों में हो सकती है, या जो सूबाई दारुल खिलाफे हैं वहाँ इंक्लूडिंग इस्लामाबाद ये हो सकती है। अब देखने होगा कि खान साहब इस पर क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो अगर गंडापुर साहब ने इस महीने का कहा है तो इसका फिर मतलब है कि उनकी कोई कंसल्टेशन इस मामले में शायद खान साहब से जरूर हुई होगी। इसी वजह से उन्होंने फिर इस महीने का जो है इंडिया दिया है। और अली साहब हुआ ये कि कारकुन आपका जो मायूस हुआ, जो कि लीडर्स ने भी काफ़ी उन्हें एक्सेप्ट किया, वो इस वजह से हुआ कि उनकी ज़रिए तवक्कात बहुत बढ़ाई गई। पहले सितंबर में कहा गया, हमाजा साहब ने कहा मैं खुद लीड करूंगा, हम अडियाला जाएंगे, रिहा करा लेंगे। फिर कहा गया कि वो आएंगे। अलीमीन गंडापुर साहब ज़रूर आए इस्लामाबाद तक, मगर फिर कारकुन मायूस हुए कि कोई दूसरी लीडरशिप मौजूद नहीं थी। अलीमीन गंडापुर साहब भी चले गए। फिर सवाबी के लिए भी बहुत ज़्यादा कहा गया कि जी बहुत आएंगे, तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकलना होगा। अब भी ऐसा तो नहीं है कि कारकुनों की तवक्कात इतनी बढ़ाई जा रही है, फिर डिलीवर उस हिसाब से नहीं होगा तो कारकुन और मायूस होंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि कारकुनों का गिला और उनकी मायूसी या उनकी तवक्को भी जायज़ है, क्योंकि वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहते हैं। और इस वक्त इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज्यादती अगर कोई हो रही है, जो मैंने जनाब इमरान खान साहब की गोश गुजार ये 4 दिन पहले की थी, उनको मैंने यही अर्ज किया था कि खान साहब आपने तो अपनी जिंदगी में जो अचीव करना था शायद आपकी सोच से ज्यादा अल्लाह ने आपको दिया है, तो जाहिर है आप अपने लिए तो कर नहीं रहे। इस वक्त नुकसान इमरान खान का आपका नहीं हो रहा। दैट इज व्हाट आई सेड टोल्ड हिम कि ये नुकसान इस वक्त कौम का हो रहा है, क्योंकि लीडर ना सारी जिंदगी जिंदा रहता है। कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, 100 साल की भी जिंदगी हो तो आखिर को इंसान ने जाना होता है। तो एक एक दिन एक एक लम्हा कीमती है, क्योंकि मेरे आपके जैसे लोग, खैर आप तो बहुत माने हुए जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मेरे जैसे लोग या कोई सरकारी अफसर, चाहे वो जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, मिलिट्री में हो, या कोई सियासतदान, ऐसे लोग आते रहते हैं, कीमती लोग आते, लेकिन लीडर
कोई सदियों में एक या 50 साल में, या पाकिस्तान की जिंदगी में आप बताएं ना 70 साल में कितने बड़े मेगा लीडर्स आए हैं। जिन्ना साहब के बाद, कायद आज़म के बाद या भुट्टो साहब है या फिर इमरान खान साहब है या कुछ अरसे बेनजीर साहबा, मियाँ साहब के पास चांस था लेकिन मियाँ साहब ने अपने आप को अपर पंजाब तक महदूद किया। तो ये जो नुकसान हो रहा है अपना शाहजेब साहब, ये मुल्क का हो रहा है। देखिए इस वक्त आप सूरत हाल देख लीजिए, ये जो क्वेटा में 2 दिन पहले वाकया जो हुआ है, दिल दुखी है उस पर, क्योंकि हमारे जो जवान वहां शहीद हुए हैं। इसी तरह ट्राइबल बेल्ट की सूरत हाल देख लें आप, पाकिस्तान में अमन और अमान को देख लें, लोगों के चेहरों पे मायूसी को देख लें आप, इस वक्त इस मुल्क में मईशत की हालत देख लें, इन्वेस्टमेंट की दिगरगूर सूरत हाल देख लें आप। इस वक्त ये देख लें इसमें इशू ये है कि एक जो इशू है वो ये कि जैसे ही आप प्रोटेस्ट की कॉल दें तो नजर आए कि हुकूमत कंसर्न है। अब मसला ये हो रहा है कि हुकूमत दिन ब दिन, आईनी तरमीम भी हो गई, अदलिया के अंदर भी अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी वो भी सलमान अकबर साहब कह रहे हैं कि ना लोअर कोर्ट से उम्मीद है हमें, ना ऊपर की अदालतों से अब वो उस तरीके से इंसाफ की उम्मीद नजर आती है। उम्मीद यही कि अवाम बाहर निकले। तो हुकूमत अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बहुत महफूज महसूस कर रही है। तो वो उसी वक्त मानेगी आपकी बात जब वो महफूज महसूस ना करे, या फिर ताकतवर क्वार्टर्स हल्के अपने आप को उन्हें लगे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। ऐसा नहीं है कि गुजरते टाइम के साथ आप उस दबाव को बढ़ाने में कामयाब हुए, वो तो कम हो रहा है। शाहजेब साहब, आप हुकूमती वज़रा के उल्टे सीधे बयानात और उनकी ये फायर वॉलों के कारनामे, इंटरनेट को बंद करना, ये किस्म किस्म के नए नए लॉज लाना, ये 15 मिनट के अंदर जो है तरमीम करना, आर्मी एक्ट में तरमीम करना, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉज में चेंज करना, गैर आईनी तरीके से आईनी तरमीम पास करना, लोगों को उठाना, और उसके साथ साथ उनकी परेशानी, उनकी चेहरों पे जो उड़ती हुई हवाइयां हैं, उससे क्या आपको लग नहीं रहा कि प्रेशर शिफ्ट हो चुका है? हम पे तो सिर्फ ये प्रेशर है कि खान साहब बाहर हैं, खान साहब मुतमईन हैं। ये जो आप बात करें सारे के सारे काम तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्या ये सारे काम हुकूमत की तरफ से और रियासती इदारों की तरफ से बहुत एतमाद के साथ किया जाना और उन्हें ये लगना कि ये बैकफायर नहीं करेगा, हालांकि बहुत सारे ममालिक में किया है, बांग्लादेश में भी किया है, ये उस कॉन्फिडेंस का मज़हर नहीं है कि उन्हें लगता है कि हम कर लेंगे और कोई पकड़ नहीं होगी, या फिर ये बैकफायर नहीं करेगा, या तहरीक इंसाफ के कारकुन या फिर अवाम बैकफायर नहीं करेगा, ये भी इस कॉन्फिडेंस की अलामत नहीं है कि वो ये सब कर लेते हैं। आप अपने प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, आप पे क्रैकडाउन हो जाता है, आपके लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ जाती है, आप एक और प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, फिर तो ये भी उस कॉन्फिडेंस की निशानदेही नहीं है। देखें, बहुत से लोगों ने शाहजेब साहब तारीख में ये कहा है कि ये कुर्सी बड़ी मजबूत है। एक कुर्सी मजबूत है जिसका जिक्र आयतुल कुर्सी में आया है, बाकी सारी कुर्सियां बड़ी आर्जी हैं। मैं समझता हूं कि वो जो एक कहावत है ना कि ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो, तो कौम और ख़ासकर पाकिस्तानी कौम अल्लाह के करम से जो है ये बड़ी अवेयर कौम है। और ये मैं ये समझता हूं, मैं तो उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं जो शायद तालीम में कम हो लेकिन उनके जहनों में उजाला है, जो हक को पहचानते हैं, जो तारीख की राइट साइड पे इस वक्त खड़े हैं। मैं ये समझता हूं और ये मैं बड़ी अपनी एक सोच के साथ कह रहा हूं कि हम पे तो प्रेशर है जेल का, हम पे तो प्रेशर है गिरफ्तारियों का, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, और क्राइसिस है उनकी आइडेंटिटी का। क्राइसिस है कि उनके पास इस वक्त किसी किस्म की सैंक्टिटी नहीं है। और इस वक्त मसला ये पड़ गया है कि शहबाज साहब भी परेशान हैं, कि हैंडलर्स भी परेशान है कि करें क्या, क्योंकि कौम से दूरी ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी के लिए या किसी भी नॉन पॉलिटिकल एंटिटी के लिए जिसके मुल्क में बहुत बड़े स्टेक्स हों। कौम जब साथ होगी अब सब कुछ कर सकते हैं। असल मसला इनका इस वक्त ये हो गया है कि कौम ने अपना फैसला कर लिया। और मैं जब कौम कहता हूँ ये नहीं कहता कि 25 के 25 करोड़, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी 2/3 से भी शायद ज्यादा इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हैं। एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब से इनकी जान छूटे जो ये इमरान खान से तंग हैं, इमरान खान को इक़्तिदार मिले। अगर परफॉर्म करेगा तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं करेगा तभी कौम इमरान खान से पीछे हटेगी। इन हथकंडों से इमरान खान से कौम पीछे नहीं हट रही। एक चीज इस कौम ने साबित। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत क्या फिर हिकमत अमली अपनाएगी? अगर फाइनल कॉल इमरान खान साहब दे रहे हैं, बात करेंगे हुकूमत से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ज़ाहिर है अब तहरीक इंसाफ कह रही है फाइनल कॉल होगी, जलसे की कॉल नहीं होगी, हतमी होगी, और फिर वापस उसी सूरत में जाएंगे जब इमरान खान साहब को रिहा करा लेंगे। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि अब मैं हतमी कॉल दूंगा, तो हुकूमत इससे कैसे निपटेगी? देखें शाहजेब, मेरी राय में जो है इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी के साथ भी
और अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ, जो कि उनके साथ बड़े लॉयल हैं, कमिटेड हैं, उनके साथ सख्त ज़्यादती कर रहे हैं। एक ऐसी अहमकाना रवश और पॉलिसी इन्होंने पहले भी इख्तियार की, जिसका मुजाहरा ज़मान पार्क में कई महीनों तक होता रहा। उसके बाद जब जब उनको अदालतों में बुलाया गया तो उस वक्त अदालतों के घेराव की शक्ल में किया जाता रहा। और उसके बाद फिर 9 मई जो है वो इमरान ख़ान साहब के महीनों पे मबनी उस रवैये का नतीजा था जो 9 मई को हुआ। और उसके बाद फिर लोगों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त बर्ताव हुआ, लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ और बहुत सारे लोग उसमें यकीनन कसूरवार थे। लेकिन जैसे होता है कि बीच में कुछ लोग जो है वो बेकसूर भी जो है वो रगड़े जाते हैं। अब दोबारा इमरान ख़ान साहब जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, कफन सरों से बांधने की बात कर रहे हैं, जनाजे पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वापस ना जाने की बात कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को बिल्कुल एक खुली छूट मिलेगी कि वो इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें, इनके ख़िलाफ़ सख्ती करें। फिर उसके बाद ये रोएंगे कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई, हमारे साथ वो ज़्यादती हो गई। वैसे मगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ये दावे किए हैं, मगर सब हुआ ये कि माजी में अली अमीन गंडापुर साहब अगर पहुंच भी गए तो वापस चले गए, कारकुन भी वापस चले गए, लीडरशिप नज़र नहीं आ रही थी, वो तादाद भी नहीं नज़र आ रही थी। अब उनका गिला ये है कि अगर हुकूमत को डर नहीं है तो हमें करने दें हमारा एहतजाज। अगर आप लोग अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं, आप आईनी तरमीम भी हो गई, अदालतों से अगर आपको कोई चैलेंज नज़र आ रहा था वो भी अब नहीं नज़र आ रहा है, इसके अलावा ज़ाहिर कुछ ऐसी तरामीम कर दी गई हैं जिसमें इमीडिएटली अगले साल भी आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, तो करने दें उन्हें एहतजाज। आपका जब दावा ये है कि उनके लिए लोग नहीं निकलते, वो एक्सपोज हो जाएंगे, वरना वो साबित करने में कामयाब नहीं चले। नहीं शाहजेब, जिस तरह से आपने बात को जो है वो कंपोज किया है, को अल्लाह ताला इनको भी इतनी अकल दे देता तो ये कहते कि जी हम पुरअमन जमहूरी एहतजाज के लिए पुरअमन तौर पे अपने मुतालबात को सामने रखने के लिए जो है वो हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम जलसा करना चाहते हैं, हम रैली करना चाहते हैं। ये कफन बांधने, जनाजे पढ़ाने वाली बातें करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बताएं, जब एक आदमी आने से पहले ये कहे कि जी मैं कफन बांध के आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो क्या फिर आप उसके लिए फूल लेके खड़े होंगे? मगर आप पॉलिटिकल गुलपाशी करेंगे? पॉलिटिकल रेटरिक है ना। अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी ऐसे बड़े दावे करके आए थे, मगर फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, वो चले गए। तो पॉलिटिकल रेटरिक है। नहीं तो फिर बात ये है कि जब आप एक इस किस्म का जो है वो सिलसिला बनाते हैं तो फिर आपके इल्म में है कि वायलेंस जो है ये तो जो है इसके ऊपर अजारादारी तो स्टेट की है, किसी और ग्रोह की, किसी ग्रुप की, किसी जमात की नहीं हो सकती। और अगर एक ग्रोह जो है वो इंतशार और फितना फैलाने के लिए, मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करने के लिए वो इस किस्म के दावे करके जब वो चलेगा, तो स्टेट के पास फिर वो पूरा जो है वो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और लीगली भी, कि उसको जो है वो रोका जाए और उसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जाए। इस पे इशू ये है कि लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर जो फीलिंग है वो यही है कि आपके साथ बाकायदा तौर पर इस वक्त हुकूमत के साथ इदारे खड़े हैं और उन्हें पीछे हटाने के लिए जो आप लोगों की हिकमत अमली थी कि आपने प्रेशर डाला, सड़कों पर आए और उसके बाद जनरल बाजवा मजबूर हुए और वो पीछे हटे, जिससे इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस के लिए आगे बढ़ाने का आपको मौका मिला, वही प्रेशर वो डालना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि अब वो प्रेशर बिल्कुल गलत है? अगर शाहजेब हमारी जो स्ट्रगल थी उसको अगर कोई इस तरह से जो है वो नरेट कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। हमने कब कहा था कि हम जो है वो सरों से कफन बांध के जो है वो एहतजाज के लिए निकल रहे हैं? हमने तो जब भी किया जलसा किया, वहाँ पे जो जब भी कोई स्पीच की तो बाजवा साहब का अगर नाम भी लिया तो बाजवा साहब का
का नाम बाजवा साहब कह के लिया, फैज़ हमीद साहब को मुखातब किया, और कभी भी हमने कोई ऐसी रैली, कोई ऐसा लॉन्ग मार्च, कोई ऐसा शॉर्ट मार्च हमने थ्रू आउट नहीं किया। नहीं, आप देख लें। राजा साहब हुकूमत गिराने के दावे करके तो निकलते थे ना, बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब भी निकलते थे, मौलाना भी निकलते थे, आपकी पार्टी भी क्लेम करती थी कि अब हुकूमत को गिरा कर ही आएंगे, हुकूमत को गिराएंगे। आप लोगों को नो कॉन्फिडेंस पर तो कायल भी पीपल्स पार्टी ने किया था, अदरवाइज तो आप लोगों का क्लेम था कि हुकूमत गिरेगी, इस हुकूमत को हम गिराएंगे, ये दावे तो किए जाते हैं। लेकिन शाहजेब, हमने कभी वायलेंस का नहीं कहा, हमने कभी कोई धरना जो है वो देने की बात नहीं की, हमने कभी भी जो है वो इस किस्म का जो जिस किस्म की वायलेंस ये करना चाहते हैं, या पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, सिर्फ इस किस्म की भड़कें लगा के ये अपने लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, उनको जो है वो मुश्किल और राजा जब ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, तो कभी इस किस्म का नैरेटिव नहीं अपनाया था। राजा साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, ये हालात व वाक़यात में फ़र्क की वजह से है कि जब आप लोग बाहर निकले थे उस वक्त के हालात में और आज के हालात में फ़र्क है, या शख्सियात के फ़र्क की वजह से है कि जनरल बाजवा में और मौजूदा आर्मी चीफ में फ़र्क है, किस वजह से है? क्योंकि हुकूमत तो आपकी भी कोई ऐसी मजबूत नंबर्स पर नहीं खड़ी अगर इमरान खान साहब की नहीं खड़ी थी। नहीं, देखें, जो हमारे वक्त में जो फ़र्क पड़ा था वो हमारी वजह से तो पड़ा नहीं था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हमें ख़त्म करना चाहते थे। उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से या बाजवा साहब से ये नहीं था कि वो कोई बाजवा साहब को जो है वो कोई बात कह रहे थे या कोई उनके साथ उनका कोई मामला था। मामला ये था कि इमरान खान साहब अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते थे, वन पार्टी सिस्टम लाना चाहते थे, और इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे ताकि वो अपोजिशन को बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। उस वक्त बातें हुआ करती थी कि जी 5,000 आदमी अगर आप जो है वो सफाया कर दें तो उसके बाद बिल्कुल हालात ठीक हो जाएंगे, मुल्क भी ठीक हो जाएगा। तो जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि जी ये तो मीर जाफ़र हैं, ये तो मीर सादक हैं, घर में अगर डाकू आ जाएं तो चौकीदार का क्या काम है कि चौकीदार जो है वो आगे उनके ऊपर फायरिंग ना करे। वो डाकू किन्हें कह रहा था? हमें कह रहा था। और इस बात का मुतालबा किससे कर रहा था? फ़ौज से कर रहा था, बाजवा साहब से कर रहा था कि इनको मारें। और जब इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके इन ख्यालात के मुताबिक उनके साथ खड़ी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये तो मीर जाफ़र हैं, ये तो मीर सादक हैं। इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल अपनी हट धर्मी से और अपनी इस पॉलिसी से कि ना मैं किसी से बात करूंगा, ना मैं किसी के साथ बैठूंगा, अगर मैं हूं तो कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उस वक्त तक जब तक इस पॉलिसी से पीछे हट के ये अपनी बरादरी से मुराद सियासी जमातें, पॉलिटिशियंस, उनके साथ ये नहीं बैठेगा, इसके लिए कोई और जो है वो रास्ता नहीं है। मगर ना साहब अब तो ये तय हो गया ना कि इसी जिद और इसी हट धर्मी की वजह से अपनी हुकूमत इन्होंने गंवाई है। मगर ना साहब अब तो इसी वजह से जो है वो अब भी खुद भी मुश्किल का शिकार हैं, मुल्क को भी मुश्किल का शिकार किए हुए अपनी पार्टी को भी जो है तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मगर 2014 से लेकर अब तक तो ये वाजे हो गया ना कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब आप लोगों के साथ टेबल पर बैठकर कोई भी हल निकालना चाहते हैं, चाहे वो पीटीवी पर हमला हो, चाहे वो पार्लियामेंट पर हमला हो, उसके बाद के हालात वाक़यात हों। पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर करते थे, फिर 9 मई हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट ही के खिलाफ हो गया। मगर उसके बाद भी अगर वो अब भी ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ नहीं बात करनी है, अब भी सड़कों पर आकर हल निकालना है, तो वायलेंस अगर हुआ तो आपकी हुकूमत भी तो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है ना। आपको मौका ज़रूर मिल सकता है तरीके से आप पर मजीद क्रैक डाउन करने का, मगर आपकी हुकूमत भी तो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है। नहीं, वो जितनी ताकत उनमें है वायलेंस करने की, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप के साथ जो है वो ज़्यादती करेंगे, इनमें बिल्कुल इतनी सख्ती नहीं है। और ये बात सवाए इस बात के, अब देखें ना 9 मई इन्होंने किया तो 9 मई में क्या था इनके पास? 9 मई के दिन जितने लोग निकले हैं पूरे मुल्क में वो आपके सामने हैं। दूसरे दिन क्या तादाद थी और तीसरे दिन जो है वो टोटल 4 से 5 हज़ार। अब अगर ये कॉल देते हैं और पूरे पाकिस्तान से कॉल देते हैं और लोग निकलते हैं तो इनके साथ जो होना था वही होना था ना। फिर
मौलाना साहब, अब भी अगर ये पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकलने के लिए कॉल देते हैं, और ज़ाहिर पार्टी का तो दावा है कि बहुत लोग निकलेंगे, वो दावा ये कर रहे हैं, फिर जी बिल्कुल नहीं निकलेंगे लोग। अफरा तफरी और अनारकी की इस सूरत हाल के हक़ में नहीं है, बिल्कुल हक़ में नहीं है। इनकी कॉल के ऊपर बिल्कुल लोग नहीं निकलेंगे, और जो थोड़े से लोग निकलेंगे उनके लिए जो है वो फिर मैं समझता हूँ कि कल को फिर इनका ये कहना कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमें फ़लाँ केस में पकड़ लिया, फ़लाँ में पकड़ लिया, फ़लाँ दफ़ा लगा दी, फ़लाँ दफ़ा लगा दी। और भाई जब आप सर से कफन बांध रहे हैं और जनाजे पढ़वा रहे हैं अपने, तो फिर उसके बाद फिर आपको इस किस्म का रोना धोना नहीं करना चाहिए। फिर तो साहब आप कह रहे हैं कि जो गंडापुर साहब ने तकरीर कर दी और जो इरादे अनाउंस कर दिए, उसके बाद अगर इस्लामाबाद आने की कॉल दी जाती है तो दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्रैकडाउन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आएँ धरना दें, पीसफुली चले जाएँ, ऐसी कोई नहीं होगी। जाने का तो खैर वो कहीं नहीं रहे, आएँ बैठ जाएँ, ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब उनके इरादे ही ये हैं कि वो घर वालों को ये कह के आ रहे हैं कि हम वापस शायद ना आएँ और सरों से कफन बांध के आ रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को बिल्कुल आप मुझे ये बताएं कि ये कितनी दो नंबरी है इनकी। ये बंदा जो सर से कफन बांधने और घर वालों को अपने जनाजे का कह के आना चाहता है, तो ये पहले रिज़ाइन करके आए ना। ये रिज़ाइन करें। ये क्यों बैठे हैं असम्बलियों में, ये क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में? यानी मामला ये है कि आपने पार्लियामेंट में भी बैठना है, असम्बलियों सूबाई हुकूमत भी रखनी है, और उसके बाद आपने ये काम भी करना है। ये तो इन्होंने लर्निंग है, सियासत करनी है, अगर इन्होंने इनकलाब बर्पा करना है तो फिर इन चीज़ों को छोड़ें। मौलाना साहब ये तो लर्निंग है उनकी। पार्लियामेंट को भी छोड़ें, हुकूमत भी छोड़ें, और फिर ठीक है इनकलाबी जदोजहद करें। जब कामयाब हो जाएंगे तो ठीक है इनकलाब ले आएँ। मौलाना साहब ये तो माजी से थ्रू पार्लियामेंट जो है वो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, ये तो थ्रू पार्लियामेंट इनकलाब लाना चाहते हैं। ये मौलाना साहब ये तो खुशाइंद है ना आपके लिए। माजी से उनकी लर्निंग है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ी, पंजाब की छोड़ी, नेशनल असेंबली से रिज़ाइन किया, सड़कों पर आए, 9 मई हुआ, मगर उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा पार्टी को नुकसान हुआ। तो वो ज़ाहिर है अब अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट में भी रहना चाहते हैं, सड़कों पर भी आना चाहते हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो बस फिर ये स्ट्रेटजी जो है इसके हिस्से में नाकामी के अलावा कोई और चीज़ नहीं आएगी। और मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे मैं तो खैर किसी भी जमात के सियासी कारकुन के साथ जो है वो मैं तो नहीं समझता कि उसकी लीडरशिप जो है वो उससे कोई ऐसा काम करवाए कि जिसके बाद जो है वो उसे मुकदमात का सामना हो, उसे जो है वो मुश्किलात का सामना हो। लेकिन बहरहाल ठीक है, जो लोग फिर इनके कहने में आएंगे। अब आप देखेंगे ये लोग जो पकड़े गए इस्लामाबाद में ये पिछले माह, तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जी हमें क्या कह के लाए थे, ये कितने कितने पैसों का वादा करके लाए थे, और अब हम जब वापस आए हैं तो फिर उसके बाद इन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया है। यानी ये जो स्ट्रेटजी है पीटीआई की, ये एक जमहूरी सियासी जमात वाली है ही नहीं। बहुत शुक्रिया राना सनोल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है, तफसीलात आप शामिल रखेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में तकरीबन 29 साल बाद पहला आईसीसी इवेंट मुनक्किद होने जा रहा है। आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जाएगी, और इस इवेंट के लिए पीसीबी की तैयारियां जारी हैं। स्टेडियम्स में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है। 8 नवंबर को भारतीय मीडिया पर यह खबर सामने आई कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है और हाइब्रिड तर्ज पर पाकिस्तान से बाहर अपने मैचेस खेलने का कहा है, और उन्होंने अपने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया है। तहाँ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस बात की तरदीद की थी और कहा था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कोई पैगाम हमें तहरीरी तौर पर नहीं पहुंचाया है। फिर 9 नवंबर को यह खबर सामने आई कि बीसीसीआई ने आईसीसी के जरिए पाकिस्तान को अपनी टीम ना भेजने के फैसले से आगाह कर दिया, और पीसीबी ने हुकूमत को भी इस हवाले से इतला दे दी है। इस खबर की पीसीबी के ज़राए ने भी तस्दीक की थी, जबकि अब यह खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमती हिदायत के साथ आईसीसी को इस मामले पर एक खत लिखेगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान की खबर के मुताबिक पीसीबी ज़राए ने बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान न आने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1-2 दिन के अंदर आईसीसी को खत लिखेगा। खत हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक लिखा जाएगा, जबकि ज़राए का मजीद बताना है कि पीसीबी ने इस हवाले से कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। पीसीबी हुकूमती एडवाइस के मुताबिक सख्त तरीन जवाब देगा और अपना मौक़िफ़ पेश करेगा, और वो खत में
आईसीसी से भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात का पूछेंगे और पीसीबी खत में आईसीसी से यह भी मुतालबा करेगा कि भारतीय बोर्ड अपने इनकार की वजह लिख कर दे, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दीगर बोर्ड से भी राब्ता करके उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखेगा। भारतीय बोर्ड ने ज़बानी तौर पर आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने का बताया था और फिर आईसीसी ने पीसीबी को तहरीरी तौर पर भारतीय फैसले से आगाह किया था, जिसके बाद पीसीबी ने हुकूमत से रुजू किया था। इसके अलावा ये खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान माजी की मिसालें सामने रखते हुए माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी कराने की तजवीज़ भी आईसीसी के सामने रख सकता है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैज़ान लखानी की खबर के मुताबिक पीसीबी ने भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए इब्तिदाई मौक़िफ़ में 1996 और 2003 के वर्ल्ड कप की मिसालें पेश करने का फैसला किया है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था, जबकि 2003 में न्यूजीलैंड ने, कीनिया और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया था। आईसीसी ने इनकार करने वाली टीमों के मैचेस में हरीफ टीमों को पॉइंट्स दे दिए थे। ज़राए के मुताबिक पीसीबी का आईसीसी के सामने ये मौक़िफ़ होगा कि माजी में टीमों के ना आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया और पाकिस्तान इस बुनियाद पर माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी की तजवीज़ भी दे सकता है, जबकि ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में तनाज़े पर पहला मामला आईसीसी बोर्ड मीटिंग में हो जाएगा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसले के बाद कोई फरीक तनाज़ा हल कमेटी में ले जा सकता है, जबकि आलमी सालिसी अदालत का ऑप्शन आईसीसी के मुतल्लिका फोरम्स पर किसी फैसले के बाद ही होगा। खेलों की आलमी सालिसी अदालत में मुकदमा जाने से पहले क्रिकेट के फोरम पर मामला तय होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला रद्द-ए-अमल आईसीसी को जवाब देना होगा। आईसीसी को जवाब तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखकर दिया जाएगा, जबकि हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालफत की जाएगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को खत लिखने का भी फैसला किया है। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी। फैज़ान लखानी, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपकी खबर है कि क्या मौक़िफ़ पीसीबी अपना सकता है? अंदर की खबर क्या है? पीसीबी कितना पूरा एतमाद है कि उसका मौक़िफ़ माना जाएगा? अगर भारत नहीं आता तो भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएगा आईसीसी, क्योंकि जाहिर है दूसरी तरफ तो एक एतमाद है कि हमारा इन्फ्लुएंस इतना है, हमारा इम्पैक्ट इतना है, पैसा इतना है कि हम मना लेंगे। देखिए शाहज़ेब, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया की अहमियत है तो पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अहमियत है। जो पिछले हम अगर 3-4 आईसीसी इवेंट्स के नंबर्स देखें तो उसमें जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस के जो नंबर्स हैं वो बड़े रिमार्केबल नंबर्स थे और उसकी अराउंड ही बहुत ज़्यादा आईसीसी इवेंट्स की ब्रांड वैल्यू बनती है। तो अगर आईसीसी इंडिया मना करता है तो पाकिस्तान भी अगर मना कर देगा ना, जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पोजीशन ली है कि अगर इंडिया नहीं आता तो आपको भी इंडिया से खेलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आ सकता है, क्योंकि अगले आईसीसी साइकिल में 4 इवेंट्स की मेज़बानी इंडिया को करनी है, जिसमें अगले साल आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप है, उसके बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है, फिर 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी है, फिर 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। तो अगर पाकिस्तान अपनी हुकूमती इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के इन चारों इवेंट्स का बॉयकॉट करता है तो आईसीसी को जो प्रोजेक्टेड 3.2 बिलियन की जो इनकम ब्रॉडकास्ट से होनी है और एडिशनल 1 बिलियन की इनकम जो दीगर रेवेन्यू मीन्स से होनी है, तो उसको भी डेंट पड़ेगा। पाकिस्तान की अपनी वैल्यू, और अब पाकिस्तान ने रियलाइज़ कर लिया है कि हमें अपनी उस वैल्यू को मनवाना है, उस वैल्यू का अंदाज़ा लगवाना है। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में होमवर्क किया और हुकूमती हिदायत पर यह होमवर्क किया। हुकूमती हिदायत ये भी मिल गई है कि आप दीगर बोर्ड से भी रब्ता कर लें, क्योंकि अगर कहीं ये पोजीशन आती है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के फ्यूचर के हवाले से वोटिंग पर आती है तो पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी लॉबिंग कंप्लीट कर चुका हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जिस पर पाकिस्तान बात कर रहा है। बट इस वक्त जो सबसे अहम नुक्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है वो ये है कि इंडिया पहले कुछ तहरीरी तौर पर लिख कर दे। अभी इंडिया की कम्युनिकेशन इवन जो आईसीसी से हुई है, जो ईमेल आईसीसी से वीकेंड पर पाकिस्तान को मिली, जिसका आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब ड्राफ्ट कर रहा है, उस ईमेल में भी ये बात कम्युनिकेट की गई है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया कि परमिशन डिक्लाइन कर दी है उनकी गवर्नमेंट ने। तो वर्बल चीज़ की कोई ये कह लें कि लीगल स्टैंडिंग नहीं होती। पाकिस्तान बार बार, और अपने जवाब में भी पाकिस्तान इस बात का मुतालबा करेगा कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट लिख कर दे कि उनके क्या कंसर्न है। सिर्फ ऐसे ही कह देने से सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होते। आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स, जिसकी इंडियन मीडिया में भी बात आ रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको साबित करना पड़ते हैं कि किस बुनियाद पर आपने असेस किया कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है। दुनिया की 6 दूसरी टीमें आ रही है तो इंडिया को कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न हो रहा है, तो ये बात उन्हें साबित करना पड़ेगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया फैज़ान, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला अभी इब्तिदाई मराहिल में है और इस हवाले से आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में अहम इजलास भी हुआ है, जबकि दूसरी तरफ
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की जानिब से आईनी बेंचेस के हवाले से अहम रिमार्क्स आने का सिलसिला भी जारी है। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और दीगर अफसरान का इजलास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी से मुतालिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास हुआ ताकि आईनी बेंचेस की तश्कील और तरीक़ाकार पर गौर किया जा सके। आईनी बेंचेस के सरबराह को इंसानी हुकूक के मुकदमात समेत आइन के आर्टिकल 184(1), 184(3) और 186 के तहत आने वाले मुकदमात के इल्तवा से आगाह किया गया और उनके सामने आईनी दरख्वास्तें निपटाने का मौजूदा तरीक़ाकार और मुस्तकबिल की मुजवज़ा हिकमत अमली भी रखी गई। मुकदमात की समात, बेंचेस की तश्कील, रोस्टर का इजरा और एक हफ्ते में कितने मुकदमात सुने जाएंगे, इसका फैसला आईनी बेंच के बाकी 2 सीनियर अराकीन के साथ मिलकर किया जाएगा, क्योंकि आइन के आर्टिकल 191(a)(4) के तहत आईनी बेंच के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देना है। क्योंकि कमेटी के एक रुकन इस वक्त मुल्क से बाहर होने की वजह से दस्तयाब नहीं है, इसलिए उनके दस्तयाब होते ही अगला इजलास मुनक़िद किया जाएगा। एक तरफ तो आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से आज ये पेशरफ सामने आई है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ही मुकदमात के आईनी होने या ना होने से मुताल्लिक दिलचस्प रिमार्क सामने आ रहे हैं। और आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुताल्लिक एक मुकदमे की समाअत की तो जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क देते हुए कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच में केस की समाअत कर रहे हैं। आईनी बेंच के तस्करे पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फ़िलहाल कोई आईनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता तब तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे। बार बार सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। आईनी केसेस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, वकला की तरफ से भी कोई मामलत नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालिया अंदाज में रिमार्क दिए कि अगर हम केस का फैसला कर भी देते तो क्या होगा, हमें कौन रोकने वाला है। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जिससे आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा, मगर इसमें भी अभी वक्त लगेगा। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ये पहला मौका नहीं है जब 26वें आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के दौरान उनके आईनी होने या ना होने का तस्करा हुआ है। 24 अक्टूबर को एक मुकदमे को मुंतकिल करते हुए उस वक्त के नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद ने अहम रिमार्क दिए थे, जबकि 23 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम रिमार्क दिए थे। और उससे पहले 21 अक्टूबर को भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच के सामने मुकदमे के आईनी होने या ना होने का सवाल उठ गया था। आज की प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।